हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो मैं तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करूँगा कि वो इन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन लिया है। तो ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो बिल्कुल जिन्होंने अभी न्यूली वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और उनको नहीं पता है कि हमने किस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए किस तरह हमने पढ़ना है, कैसे हमने टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे हमने चलना है। तो ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है और उन स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा और ये कहूँगा कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान या जिसका जो कंपैरिजन किया जाता है इलामा इकबाल के साथ, क्योंकि वो डिस्टेंस लर्निंग में काम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। मैंने खुद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से MCS किया और मैं अब MS कर रहा हूँ। पहले मैंने M.Com किया था रेगुलर यूनिवर्सिटी में, USF सरगोदा से मैंने M.Com किया था। तो इसमें सिस्टम के थ्रू किया था, यूनिवर्सिटी के अंदर रह के किया था, प्राइवेट नहीं किया था। लेकिन मैंने बहुत डिफरेंस पाया ये जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक तो आप अपना ये कंसेप्ट दूर कर दें कि ये कोई ऐसी फजूल सी यूनिवर्सिटी है और ये डिस्टेंस पर पढ़नी है और इनके पास कोई पता नहीं ऐसे ही हम पास हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, HEC की रिकगनाइज्ड है और फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ये जो इसकी जो डिग्रीज है वो हर जगह वैलिड है और हर जगह मानी जाती है और बहुत वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। ठीक। और नंबर तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो टीचर्स और जो प्रोफेसर आपको ऑनलाइन या जो आपको पढ़ाते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और मोस्टली वो PhD होते हैं। और ये इनमें कुछ PhD जो उनकी है पाकिस्तान की, जैसे UET है वहाँ से की होती है, और जो कुछ प्रोफेसर या मोस्टली जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटी से PhD की होती है और वहाँ पे उनके पास अमेरिका या जो दूसरे हमारे यूरोपीय मालिक हैं वहाँ पर पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी उनके पास होता है। तो देन वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं। और बहुत सी यूनिवर्सिटी जो हमारे रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में किसी का नाम नहीं लेता, तो उनके जो प्रोफेसर हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर सुनकर देन वो आके अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं। तो आप ये सोचें कि या ये आप इमेजिन करें कि जो स्टूडेंट डायरेक्टली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से सीख रहे हैं और जो दूसरे हैं वो वर्चुअल से सीख कर फिर उनको डिलीवर कर रहे हैं, उनमें और आप में जो आप डायरेक्टली सीख रहे हो उनमें कितना फ़र्क है। और दूसरी बात यह है क्योंकि इनका ऑनलाइन सिस्टम है, पेपर भी आपके कैंपस में जाके कंप्यूटर पे होते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन लेनी बड़े आसान तरीके से होते हैं वहाँ पे, इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो आप इमेजिन करें कि कितना फ़र्क है कि वहाँ आप डायरेक्टली अगर आप इतने हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर से आप समझेंगे तो कितना आपके पास आप अपॉर्चुनिटी है कि आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब ये आप आपके ऊपर है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है। और दूसरी बात यह है क्योंकि ये कंप्यूटर पे असाइनमेंट्स होती है तो आप कंप्यूटर लिटरेट भी हो जाते हैं और आजकल जो है हर जगह पे कंप्यूटर की डिमांड है, तो इसलिए कंप्यूटर पे ऊपर ग्रिप आपकी अच्छी हो जाती है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अपना ID पासवर्ड किस तरह इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे कि कोई भी गूगल ब्राउज़र जो है जो आप इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चलना चाहिए। ठीक है, गूगल को आप ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कर लें तो अब आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप www.GOOGLE.com और एंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये अब आपके सामने गूगल सर्च इंजन जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है VULMS, से लिख के आपने एंटर कर देना। एंटर करने के बाद अब आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो सबसे पहला जो आपके पास लिंक आ रहा है LMS3.vu.edu.pk, इस पर ओपन कर दें या नीचे वाले पे कर दें, इन दोनों में से किसी में भी आप करें, आप इसी पे कर लें VULMS.vu.edu.pk, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। मेरा नेट का फ्लो है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपके पास ये इंटरफेस जो व्यू का ओपन हो गया। यहाँ पे आपने स्टूडेंट ID देना है और यहाँ पे आपने स्टूडेंट पासवर्ड देना है। अब जो स्टूडेंट ID जो सा है ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो आपको जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेटर एक आपके घर में भी पहुँचेगा, उस पर भी लिखा होगा आपका ID और पासवर्ड। और दूसरा आपको एक ईमेल भी आएगी, उसके अंदर भी स्टूडेंट ID और पासवर्ड लिखा होगा। अगर आपको नहीं ID और पासवर्ड का पता तो आपने जिस कैंपस से भेजे आप उन कैंपस से रब्ता कर लो, वो आपको ID और पासवर्ड बता दें। तो मेरा जिस तरह की ID है मैं अपना लिख देता हूँ।
ठीक है, इस तरह की आईडी होता है MS1 सब। ये जो MS के स्टूडेंट है, एम फिल का, उनका MS से स्टार्ट होता है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट MCS MIT MBA इनके स्टूडेंट हैं, उनका MC से स्टार्ट होता है। जिन्होंने बैचलर में एडमिशन लिया 4 ईयर बैचलर, उनका BS या BC से स्टार्ट होता है। इस तरह इनके आईडी स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे पासवर्ड आपको उस ईमेल में पासवर्ड दिया हुआ होगा, वहाँ पे बोला पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, जो आपको दिया होगा उसके ऊपर लिखा होगा जो आपके पास आएगा। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक कर दें। अच्छा ये देखिए, ये मैंने कहीं पासवर्ड गलत दिया है। हम ट्राई करते हैं, ये भी पासवर्ड गलत दिया मैंने। अब ट्राई करते हैं, चलें, ठीक है। पासवर्ड अब मेरे सही। अच्छा, जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये अभी मेरे पास ये पेज ओपन हो गया है। डायरेक्टली जब आप ओपन करेंगे तो आपका ये पेज ओपन नहीं होगा। अच्छा, ये असल में मेरा भी मैंने कोर्स सिलेक्शन की, इस पर आपका वो पेज ओपन नहीं होगा, आपका डायरेक्ट इसी तरह पेज ओपन होगा। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखा होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम आ रहा होगा, यहाँ पे अब आपका नाम आ रहा है कंप्लीट, यहाँ पे आपका आईडी आ रहा है, यहाँ पे आपका सेमेस्टर आ रहा है, यहाँ पे सेटिंग्स है। इन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे अपना अगर पासवर्ड चेंज करना है या चेंज थीम करनी है, कोई पीछे बैकग्राउंड को अच्छा लगाना है, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, आप लॉगिन हिस्ट्री भी यहाँ चेक कर सकते हैं, कितनी दफ़ा आप लॉगिन हुए, कितने नहीं हुए। तो छोड़ दें, आप होम पे आ जाए। तो असल में जो बेसिक चीज़ है वो आपकी सारी स्टडीज़ वो ये सामने। अब देखिए मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं आ रहे हैं सामने, 1 2 एंड 3, ठीक है। लेकिन जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके 6 सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। या जो बैचलर के हैं उनके 5 सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं। इस तरह जो डिफ़ॉल्ट रहते हैं वो, अब आपके सामने मास्टर्स के तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं, MS के 3 होते हैं। तो आप चाहो तो इनके कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, वो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, कम कैसे किए जा सकते हैं, बढ़ाए कैसे, कम कैसे कर सकते हैं। एक अगर सब्जेक्ट अगर ज़्यादा भी लेना चाहे तो आप कैसे ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या है, ये देखिए अब आपके 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे मेरा सब पहला सब्जेक्ट आ रहा है, ये मेरा कोड आ रहा है, सब्जेक्ट का साथ लिखा हुआ एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सब्जेक्ट का सारा सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे सब्जेक्ट का सारा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और तीसरा ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक, ये तीसरा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये सबसे पहले कोर्स वेबसाइट। अब कोर्स वेबसाइट में क्या होगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अगर आप बुक्स डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, उसके मुतालिक होगा, आप ओपन कर लें कोर्स वेबसाइट पे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वो अब आपको बताएगा कि आपके इंस्ट्रक्टर का क्या नाम है, ठीक है। अच्छा, जनाब कोर्स ईमेल क्या है, ठीक है। यहाँ पे अब आप डाउनलोड में जाएं, ये को कंटेंट्स हैं क्या क्या इसमें होगा, ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप ओपन कर लेंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके हैं वो इसमें से आप ओपन कर लेंगे। इंटरनेट लिंक्स वगैरह है, बुक्स वगैरह हैं जो रिलेटेड बुक्स हैं। ग्रेडिंग स्कीम वगैरह है कि अब आपकी किस तरह इसकी स्कीम होगी। अभी तक यहाँ पे लोड नहीं अपलोड नहीं हुआ, कुछ दिन बाद वो डाउनलोड में जाएंगे। अच्छा, डाउनलोड में क्या है कि अब आप बुक को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर्स में बुक तो नहीं होगी, लेक्चर्स होंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए लेक्चर स्लाइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आप मास्टर्स में हैं तो आपकी पूरी बुक होगी, ठीक है। जो आपकी बुक होगी, फॉर एग्जांपल एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका कोड लिखा होगा CS703 या एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम .PDF आगे लिखा होगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी बुक नीचे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप होम में चले जाएँ दोबारा। अच्छा, अब ये देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके सामने आ रही है कि देखें, इसमें जो आपका ये जो सिस्टम होता है मास्टर्स में और बैचलर्स में, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है कि असाइनमेंट्स होती हैं इसमें, ठीक है। क्विज़ेस होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, और GDB होता है, ठीक है। अब ये GDB क्या चीज़ होती है और ये असाइनमेंट्स कैसे करनी है, क्विज़ करनी है, ये मैं अभी आपको सारा समझाता हूँ। अच्छा, तो इसमें मैं पूरी ग्रेडिंग स्कीम आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होती है। अच्छा, ये जो मास्टर्स और बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें जो मिड आपके मिड टर्म के पेपर होते हैं, ठीक है। मिड टर्म उसमें अब आपके नंबर आप तकरीबन इंक्लूड होते हैं आपके 40, इसमें तकरीबन तकरीबन जो से हैं आपके 35% इंक्लूड होते हैं नंबर,
ठीक है। फाइनल टर्म में होते हैं तकरीबन 45%, और जो असाइनमेंट्स जीडीबी और क्विज़, ठीक है, इसमें आपके नंबर होते हैं 20% नंबर। ठीक है। अब आप मिड टर्म में, अब आपका जो पेपर होता है, जब आपके टोटल लेक्चर्स होते हैं, आपके हर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लेक्चर होते हैं 22, हर सॉरी 22 नहीं, ये होते हैं 45। अच्छा, मिड टर्म में जो आपके लेक्चर्स इंक्लूड होते हैं वो 22 लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, 22 लेक्चर्स में से आपका सारा जो सा मिड टर्म आता है। ठीक है, वो जो फाइनल टर्म है उसमें से आपका आता है, जब आपको टोटल फाइनल, जब 22 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जब आपने यहाँ पर डिसीजन लिया तो उसकी मैं, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आपका क्या है कि 35% 22 लेक्चर जो होते हैं, ये 22 लेक्चर्स हैं, इनमें से आपका पेपर आएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एमसीक्यूज होते हैं, जो पेपर आपका होता है उसमें एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो उनसे होते हैं वो थ्री 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 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स, 3 या 2 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो उनसे हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स। इसी तरह अब अगर 22 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो इसी तरह आपका जो सा एमसीक्यूज का पेपर होता है, और ये आपका जो पेपर होता है ये आपको कैंपस में जाके ही देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनल टर्म। ठीक है, फाइनल टर्म में जो टोटल लेक्चर्स होते हैं वो होते हैं आपके 45 लेक्चर्स में से पेपर आता है। ठीक है, लेक्चर्स आते हैं। ठीक है, और इसमें भी सेम उसी तरह एमसीक्यूज होते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन उसी तरह ऊपर वाले का, कुछ 3 मार्क्स के होते हैं और कुछ 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अच्छा, मास्टर्स और बैचलर में ऐसे होता है, लेकिन जो एमएस या एमफिल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एमएस या एमफिल में है उसमें सिर्फ जो से हैं वो सब्जेक्टिव ही होते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ पेपर होते हैं जिनमें एमसी को होता है, लेकिन जो मास्टर्स के पेपर्स होते हैं या जो बैचलर्स के पेपर होते हैं उनमें क्राइटेरिया ऐसे ही होता है, और 20% जो है वो ये जीडीपी के शामिल होता है। ठीक है, तो टोटल लेक्चर होते हैं 45। तो इस तरह अब आपका जो है ना ये पेपर होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप जाता हूँ यहाँ पे, अब वो जो 20% हैं वो आपके क्विज में से आने हैं, आपके असाइनमेंट्स में से आने हैं, और आपके जीडीबी में से आने हैं। अच्छा, जब आपके लेक्चर देखिए यहाँ पे अभी करंट लेसन 0 चल रहा है, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो लेसन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 लेसन आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आपके यहाँ पे कम से कम 10 लेक्चर हो जाएंगे तो फिर आपकी कोई असाइनमेंट्स आएगी, और यहाँ पे आ भी जाएगा कि 1 असाइनमेंट। यहाँ पे आप माई टू डू लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर असाइनमेंट्स का आ जाएगा, यहाँ पे देखें ना फिल्म में कोई असाइनमेंट नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे आ जाएगा कि 1 असाइनमेंट की, एक असाइनमेंट आ गई है। फिर आप क्या करेंगे, इस असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखें कोई असाइनमेंट नहीं आएगी, उस वक्त यहाँ पे एक असाइनमेंट आ जाएगी, यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होगा, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट आपकी नीचे डाउनलोड हो जाएगी। असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म में होगी या वर्ड की फाइल होगी, उसको आप ओपन करेंगे तो उसी तरह एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जो आपको 10 लेक्चर तक पढ़ाया होगा उसी में से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से कहीं से नहीं आएगा, उसी में से आएगा। और उसकी यहाँ पे आगे डेट भी लिखी होगी कि कब तक, कम से कम 5 से 6 दिन होते हैं जिसके अंदर आपने वो सबमिट करवानी होती है, वो बना के वर्ड में, आपने वर्ड में बना के तो अब आपने यहाँ पे सबमिट करवानी हुई होती है वो। ठीक है, और जब आप, अगर वो डेट गुजर जाए यहाँ पे, ठीक है, तो फिर आप सबमिट नहीं करा सकते, वो असाइनमेंट आपकी ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो आपने लाजमी कोशिश करनी है कि वो जो डेट उन्होंने दी है उस डेट के अंदर अंदर जो है ना आप उसको सबमिट करवाएं। ठीक है, हर सब्जेक्ट की जो सी है वो 4 असाइनमेंट्स आती है, 2 असाइनमेंट्स मिड से पहले आती हैं और 2 असाइनमेंट्स मिड के बाद आती हैं। अच्छा, क्विज़ भी इसी तरह होते हैं। क्विज़ में क्या होता है कि क्विज़ पे आप जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे, क्योंकि एमएस में नहीं होते क्विज़ तो इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा, ये डिम हुआ हुआ है, तो अगर ये हो तो उस पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह असाइनमेंट्स की तरह पेज ओपन हो जाएगा, स्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर आपको वो ऑनलाइन ही करना होता है। 10 सेकंड या 60 सेकंड्स का टाइम होता है एक क्विज़ का, 10 क्वेश्चन होते हैं हर क्विज़ में,
तो 1 या 2 क्विज आते हैं, 1 मिनट से पहले एक और 1 मिनट के बाद आता है, तो इस तरह करके क्विज आते हैं। अच्छा जीडीबी अब क्या चीज़ है, ग्रेडिंग डिस्कशन, ये अब आपने परेशान नहीं होता कि जीडीबी क्या है, ये भी असाइनमेंट्स की शक्ल की एक चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, उसमें भी जैसे असाइनमेंट्स में फाइल डाउनलोड होती है और क्वेश्चन दिया होता है, उसको सॉल्व करना होता है। इसी तरह जीडीबी में भी एक क्वेश्चन दिया होता है आपको, ठीक है, उस क्वेश्चन को जो है ना, अब आपने वो विद इन उसका उसका भी टाइम यहाँ पे आ जाता है, कितने दिन के अंदर, 4 या 5। और आप अपने जीडीबी जो उसी तरह इस पर क्लिक करेंगे, अब एमएस में जीडीबी नहीं होती इसलिए नहीं आ रहा, नहीं तो मास्टर में आप इस पर क्लिक करोगे तो एक आगे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स के अंदर आपने जो ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे आंसर लिखेंगे, उस बॉक्स के अंदर अपने आंसर लिख के तो सबमिट के नीचे बटन होगा, उस पर दबा देंगे, तो आपका क्या होगा कि आपका जो वो जीडीबी है वो पोस्ट हो जाएगी, वो चली जाएगी उनके पास, और 4-5 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट भी इनके सामने जाए, देखें असाइनमेंट्स इस तरह है ना, जहाँ पे रिजल्ट जो 5 से 10 दिन के बाद रिजल्ट भी आ जाता है। तो उसमें क्या क्या होता है, जब असाइनमेंट यहाँ पे आप अपलोड करोगे ना, तो यहाँ पे नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 दिन के बाद आपकी मार्क होकर नंबर भी लग जाते हैं, और उनकी जो आपने मार्किंग की होती है वो भी फाइल वो आ जाती है, वो बताते भी हैं कि आपकी यहाँ पे गलती है। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ मेरी यहाँ पे गलती नहीं थी और इंस्ट्रक्टर ने जो है नंबर काट लिया, तो वो भी मैं अभी आपको तरीका बताऊँगा कि आप उनको ईमेल करके, जो उनका ईमेल एड्रेस होता है, जिस सब्जेक्ट का होता है उसकी कोर्स वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हो, जहाँ पे दिया हो। अगर इसके असाइनमेंट में आपको मसला है तो cs703@vu.edu.pk पे आप जाएंगे, अपना ईमेल जो वीयू ने आपको बना के दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वीयू की ईमेल आप कैसे ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट को यहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि वीयू की ईमेल कैसे ओपन करें, जो वीयू ने आपको बना के दी हुई होती है, तो वो आप ओपन करेंगे। वो जब यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो फिर आप अपने cs703@vu.edu.pk पे वो ईमेल करनी है कि ये मेरा प्रॉब्लम था, ये असाइनमेंट थी, ठीक है। तो वो अब आप वहाँ पे जाके उसको कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको ईमेल भेज के वो फिर आपको रिप्लाई में बताएंगे। अगर कोई इशू होगा तो वीडियो के इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे होते हैं, आपके नंबर जो होते हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट्स आपने लाजमन सारी कोशिश करें सबमिट करवाएं, कोशिश करें जैसी भी है, लेकिन सबमिट जरूर करें। क्विज भी आप कोशिश करें दें, और जीडीबी भी वो असाइनमेंट्स का दूसरा नाम है। जीडीबी में पता नहीं अब क्या चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं होती, क्वेश्चन दिया होता है, वो जो आपने जो पढ़ा होता है उसी से रिलेटेड होता है, और नीचे उसका आंसर देना होता है। आप वो प्रिसाइज देना होता है, 5 लाइनों में, 4 लाइनों में, ज़्यादा लेंथी ना दें, 4-5 लाइनों में टू द पॉइंट आप दें, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब ये एमडीबी क्या चीज़ है, एमडीबी ये चीज़ है, देखें अब जहाँ पे देखें, अब आप डेली बेस पे यहाँ पे लेक्चर जो से हैं वो आ रहे होंगे, ठीक है। अब करंट लेसन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आएगा, फिर करंट लेसन 2 आएगा। अब देखें करंट लेसन 1 में परेशान, यहाँ पे करंट लेसन 1 आएगा, तो आपने ये जो लेक्चर्स हैं, ये आप किसी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके आप करवा सकते हैं। उन्हें कह जी कॉपी कर दें, तो जिस तरह मैंने ये देखें, मैंने ये कॉपी करके रखे हैं। अब देखिए मेरे पास कौन सा, फॉर एग्जाम्पल जब ये आएगा, देखिए करंट लेसन अभी कोई नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जब 1 आएगा तो मैं यहाँ पे करंट लेसन CS703 है ना, देखिए यहाँ पे भी कौन सा था, CS703 एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा ये मैं ओपन कर लूँगा, ये लेक्चर नंबर, लेक्चर्स ये पड़ेंगे, ये लेक्चर नंबर 1 में ओपन कर लूँगा, ये देखिए ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये लेक्चर जो सा अब आपने सुन लेना। इसी तरह ये लेक्चर बहुत अच्छे टीचर हैं, ये आपको लेक्चर यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ आप अब जब आप ये पूरा लेक्चर सुन लोगे, ठीक है, अब अपने अपने क्या करना है, अपने सामने कोई आप रजिस्टर रख सकते हो, कोई जो पॉइंट्स हैं वो उनको आप ओपन करके जो पॉइंट्स हैं वो अब अपने रजिस्टर पे लिख लो, ठीक है। और जो चीज़ अब आपको उस लेक्चर में समझ नहीं आई, आपने पूरा लेक्चर जो सा है वो सुन लेना है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इनके लेक्चर थोड़े स्लो होते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि वीएलसी प्लेयर में अगर आप चलाओ, तो यहाँ पे एक कीबोर्ड में बड़ी ब्रैकेट का साइन होता है, बड़ी ब्रैकेट का साइन में देखें स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, तो 1.3 पे कुछ को 1.4 को सुन लें, 1.3 पे सुन लें, ताकि ये लेक्चर जो होता है तो 44 मिनट्स का होता है, ये थोड़ा 35 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। अगर आप कहते हो कि स्पीड ज़्यादा है, तो ये बड़ी ब्रैकेट जो शुरू शुरू होती है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट होती है, उससे ये कम होती है स्पीड, और बड़ी ब्रैकेट जहाँ बंद होती है, ठीक है, वहाँ पे ये कीबोर्ड के ऊपर बटन बना होगा, वहाँ से ये देखें ये स्पीड ज़्यादा होती है, और जो बड़ी ब्रैकेट जो छोटी है उसकी स्पीड यहाँ से कम होती है। अब आपको इसको यहाँ से भी आप स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसका ऑप्शन होता है, मेरे जहन में अब यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पे कहाँ पे है। तो अब आपकी ये जो बड़ी ब्रैकेट है, जहाँ बड़ी ब्रैकेट बंद होती है उससे ये स्पीड बढ़ती है, और जो बड़ी ब्रैकेट छोटी होती है उससे स्पीड कम होती है। तो अब आप वीएलसी प्लेयर करके, जो स्टूडेंट होते हैं अक्सर सो जाते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी स्लो ये देते हैं टीचर, तो अब आपकी स्पीड बढ़ा के अपना जो टाइम है उसको भी सेव कर सकते हैं, और इनका सारे लेक्चर समझ भी सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पूरा लेक्चर जब आप सुन लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे करंट लेसन अभी नहीं आ रहा है, इस तरह 1-2 जब शुरू हो जाएगा,
जैसे लेक्चर नंबर 1 जैसे देखिए मेरे पास सारे लेक्चर यहाँ पे पड़े हैं, तो 1 लेक्चर जब मैंने सुन लिया तो मैंने उसके मेन पॉइंट्स जो मुझे समझ नहीं आए मैंने वो लिख लिया। अब आप एमडीबी पे जाएंगे, एमडीबी पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लेक्चर वाइज इनके एमडीबी ओपन हो गए, मतलब लेक्चर नंबर 1 के एमडीबी ओपन होगा, अभी कोई एमडीबी नहीं क्योंकि कोई लेक्चर नहीं हुआ। जब लेक्चर नंबर 1 आ जाएगा तो एमडीबी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आप जब उस एमडीबी पे क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आएगा पोस्ट क्वेश्चन का, तो पोस्ट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, जो ऑप्शन आप क्वेश्चन आपने लिखना है उसको आप टाइप करोगे। अब आप उसको ऐसे भी टाइप कर सकते हो कि सर जिस तरह मैसेज करते हैं कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई है, काइंडली इस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, काइंडली सर एक्सप्लेन मी द टॉपिक ऑफ एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम अबाउट प्रोसेस या डिफरेंट थिंग, जो मतलब इसकी मुझे जो उसके वो समझ नहीं आई, तो वो आपको विद इन 2-3 डेज आपको यहाँ पे आंसर आ जाता है। फिर दूसरे स्टूडेंट्स ने भी उसी लेक्चर से मुतालिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे होते हैं। अभी लेक्चर नंबर 1 चल रहा है तो यहाँ पे जैसे ना मुख्य लोगों ने क्वेश्चन पोस्ट किए होंगे, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, यहाँ पे सब लोगों के आ रहे होंगे, तो वो आप ये देख सकते हो कि दूसरे स्टूडेंट्स ने क्या क्वेश्चन किए और सर ने उनका क्या आंसर किया। तो एमडीबी का मतलब ये होता है, कोई बड़ा यूँ बंदा कन्फ्यूज होता है एमडीबी पता नहीं क्या है, इसको मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे डिस्कशन अपने टीचर से पूछ सकते हो क्वेश्चन कि कैसे मैंने करना। इसी तरह से लेक्चर नंबर 1 है, फिर लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा, फिर लेक्चर नंबर 3 आ जाएगा, उसी तरह आप अपने लेक्चर सुनते रहने, जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रही वो आपने राइट करते रहना और यहाँ पे आप उसको पूछ सकते हो सर से, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखें, ये भी इसका डिम जा रहा है, टीम डिस्कशन बोर्ड, ये अभी फिलहाल तो डिम ही जा रहा है। आगे देखें अनाउंसमेंट आ रही है। अच्छा अनाउंसमेंट पर क्लिक करें, अनाउंसमेंट में क्या होता है कि नई नई अनाउंसमेंट आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपका क्विज आने वाला है, 1-2 दिन पहले आपको बता देंगे कि क्विज आ जाएगा, या कि असाइनमेंट आ जाएंगी तो आपको कहेंगे जी आपकी असाइनमेंट आ गई है। अब देखें अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई क्योंकि अभी तक कोई हमारे अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं। तो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वेलकम का अनाउंसमेंट आएगी, जो आपको हम वेलकम करते हैं कि आपने बच्चों से पाकिस्तान में एडमिशन लिया है और इस कोर्स को आपने लिया है, तो इसके बारे में सारी आएंगी। उसके बाद आपकी कोई असाइनमेंट आएगी तो उसके बारे में भी अनाउंसमेंट आ जाएगी, कोई क्विज आएगा उसके बारे में अनाउंसमेंट आ जाएगी, वो सब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट आती रहेगी, ठीक है। जबकि अनाउंसमेंट आएगा तो यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे 1-2 ऐसे लिखा हुआ आता है तो इससे पता चल जाता है कि अनाउंसमेंट आई है। माई टू डू लिस्ट में भी आपको पता चल जाता है कि आपकी असाइनमेंट्स कब आ रही हैं, कब उनकी लास्ट डेट है, क्विज़ के बारे में पता चलता है, जीडीबी क्रेडिट डिस्कशन बोर्ड। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 3 चीज़ों के 20 नंबर हैं आपके, ठीक है। अगर आप ये अच्छे तरीके से करते हो तो आप बहुत आसानी से रिव्यू में एक अच्छे नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका अब आपने जो है ना वो खास ध्यान रखना। अच्छा तो अब आप ये देखें, इसी तरह से ये पहला लेक्चर है के बारे में आपको सारा बता दिया, करंट लेसन बता रहा होगा, अनाउंसमेंट यहाँ पे भी आती रहेगी, 1 अनाउंसमेंट 2 अनाउंसमेंट, और यहाँ पे असाइनमेंट्स का बता देंगे असाइनमेंट ओपन हुई है नहीं, अभी तक 0 आ रहा है। जिस तरह ये चीज़ है ना इसी तरह ये दूसरी चीज़ है और इसी तरह ये तीसरी है। मतलब आपने इसकी कोई बुक्स डाउनलोड करनी तो कोर्स वेबसाइट में जाएंगे, उस पर डाउनलोड में जाएंगे तो उसमें बुक होगी, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते। इस तरह इसकी बुक डाउनलोड करनी है तो इसका भी इस तरह इसके क्विज़ है, इसके क्विज़ है तो इसके भी क्विज़ है, इसके असाइनमेंट है, इसके असाइनमेंट है, इसके भी असाइनमेंट, जीडीबी सबके। तो एक चीज़ आप अपने समझ लिया तो सारी चीज़ें उस दूसरों पे भी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब ये तो आपका सारा स्टडी है, यहीं पे आपका सारा फोकस होगा, यहीं पे इसी पेज पे आपकी सारी स्टडीज़ चलेगी, सारा आपका सारा सिस्टम आपका इस पर चलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ गई प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर जो सा आप जाएंगे तो अब आपका सारा यहाँ पे जनाब पिक्चर्स दी हुई होगी, यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी लिखा होगा, वीडियो में लिखी हुई, यहाँ पे सारी आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सारी यहाँ पे आप आपकी लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा अब आप ग्रेड बुक में आ जाए। अच्छा ग्रेड बुक में क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट जो सा है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये मेरा असल में अभी फर्स्ट सेमेस्टर था तो उसका ये रिजल्ट है। अब मिड टर्म रिजल्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिड टर्म का आपका रिजल्ट आएगा ठीक है। तो जब आपका मिड टर्म के पेपर आप दे देंगे, 22 लेक्चर आपके जब आप के कंप्लीट हो जाएंगे, 22 लेक्चर में से आपका ये पेपर हो जाएगा, तो उसके तकरीबन मिड टर्म के तकरीबन 15 या 20-25 दिन के बाद के रिज़ल्ट आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना रिज़ल्ट यहीं पे ऑनलाइन इसी तरह करके आप यहाँ पे रिज़ल्ट दे सकते हैं। और फाइनल टाइम का रिज़ल्ट जो है वो मेन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका फाइनल टाइम का रिज़ल्ट आता है। इसी तरह आप देख रहे हैं सब्जेक्ट लिखे होते हैं, सेमेस्टर लिखा होता है, कोर्सेज लिखे होते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे आपका जीपी लिखा होगा, ग्रेड है, ठीक है। और ये अब आपका टोटल सीजीपी लिखा होगा, तो ये सीजीपी है 3.53 है, इफेक्टिव सीजीपी है 3। और ये इफेक्टिव सीजीपी क्या होता है ये भी आप पूछना चाहते, मैं आपको एक जगह बताऊंगा यहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इफेक्टिव क्या होता है, सीजीपी क्या होता है। अभी ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी इसमें, अब अभी मैं आपको नहीं पता। यहाँ पे ये सारी ग्रेडिंग स्कीम दी हुई है कि कैसे ये बने, ठीक है। तो ग्रेड बुक ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा अब ये है अकाउंट बुक। अब अकाउंट बुक क्या चीज़ है कि अब आपने
जो अब आपकी फ़ीस होगी वो आप कैसे सबमिट करवाएंगे, क्या तरीक़ाकार। अच्छा, एक तो तरीका ये होता है कि अब आप जैसे सारी फीसेस मेरी पे हुई हैं, एक तो तरीका ये होता है कि अब आपकी जो फ़ी होती है जब वो आती है तो यहाँ पे आप प्रिंट करें, ठीक है, प्रिंट के ऑप्शन पर जाएं। तो ये अब आप किसी भी किसी कैंपस में चले जाए, मान आपके घर में है तो इसका यहाँ पे प्रिंट निकलवा लें, या आप किसी नेट कैफे से इसका प्रिंट निकालें। तो ये देखिए HBL में भी इसको आप जमा करा सकते हो, UBL में करा सकते हो, MCB में करा सकते हो, नादरा में भी करा सकते हो, ई सहूलत में, बैंक अल्फाम में करा सकते हो, टेलीनॉर ईजी पैसा। खासतौर पर जो लोग रिमोट एरिया में रहते हैं या गाँव में रहते हैं तो वहाँ पे उनके पास ये बैंक ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते हैं तो 1 बजे बंद हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यही आप ले जाएँ चलान फॉर्म, और अपने जो वहाँ पे जो भी इजी पैसे वाला बैठा हुआ है उसको आप ये कहें कि ये मेरा है बच्चों यूनिवर्सिटी का वोचर है, ठीक है ना, तो इसको आप जो है ना पे कर दो। तो वो आपसे जितने पैसे होंगे ऊपर लिखे हुए उतने पैसे आपसे ले लेगा, और आपका ये जो है ना वीडियो की फ़ीस आप आसानी से जमा करवा सकते। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से अब यहाँ पे अब आपकी सारी फीसेज आ रही होती है कि आपकी टोटल फीस कितनी है, पेबल कितने हैं, पेड कितने हैं, वो सारी डिटेल जो आपकी अकाउंट बुक की सब डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ रही होती है। ठीक है, ये पर्सनल डायरी है कि अगर आप देखना चाहो, पर्सनल कोई चीज़ लिखना चाहो तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेक्चर स्केड्यूल है, लेक्चर स्केड्यूल है, यहाँ पे बता देते हैं कि ये जी लेक्चर स्केड्यूल है, लेकिन ये भी लेक्चर स्केड्यूल आप अपने तौर पे आपने बनाना होता है। यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका भी खास इतना नहीं इम्पोर्टेंट होती, या तो ये लेक्चर्स का जो शायद डिश पे जो उनके आते हैं चैनल उसके हिसाब से होता है, इसके बारे में मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि मैं ऐसे बताऊँ। तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप अपनी तरफ से ही बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये नोटिस बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड को आपने डेली बेस पे लाजमी जो है ना, जब आपने LMS चेक करना है, जब आप LMS ओपन करते हो, ठीक है, तो उस वक्त भी आता है आपके सामने। मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले नोटिस बोर्ड ही आपके सामने ओपन होता है। नहीं, यहाँ पे तो वही ओपन हो जाएगा, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब भी आप LMS ओपन करते हो सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन आती है वो आपके पास कौन स्क्रीन आती है, ये फर्स्ट स्क्रीन आती है, ठीक है। ये आप आपको देख लें, आपके सामने ये ओपन हो रहा है, ये नोटिस बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यू लेटेस्ट न्यूज़ है उसको लाजमी पढ़े। इसमें अब आपको बता रहे होते हैं कि अब आपके मिड टर्म कर, अब आप डेट शीट बना लें, अब आप जो है अब आपके मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, अब आपके फाइनल टर्म आने हैं, फाइनल टर्म का रिजल्ट आने वाला है, सब अनाउंसमेंट जो भी नई नई चीज़ें हो रही होती हैं वो यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे है। वो नोटिस बोर्ड आपने ज़रूर चेक करते रहे, ठीक है। यहाँ से भी आप नोटिस बोर्ड चेक कर सकते हो, ये जहाँ से मैंने ये यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी चेक करते रहना। इसी में इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह यहाँ पे भी आप देख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट सर्विसेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन में क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया था, जब आप ये सब आपके 3 सब्जेक्ट, अगर आप कहते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप मास्टर के 6 सब्जेक्ट हैं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं जी अपने सब्जेक्ट कम करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, तो मैं अपने सब, अच्छा वीडियो में ये चीज़ है कि जितने सब्जेक्ट्स हैं आपकी उतनी ही फीस आती है। अगर आप 3 सब्जेक्ट लोगे तो 3 सब्जेक्ट की फ़ीस आएगी, अगर आप 4 सब्जेक्ट लोगे तो 4 सब्जेक्ट की फ़ीस आएगी, 5 सब्जेक्ट लोगे तो 5 सब्जेक्ट की फ़ीस आएगी, ठीक है। तो अब आप कोर्स सिलेक्शन में जाके अगर आपने सब्जेक्ट कम करने हैं तो इसी में ये जो अब आपके मेन पेज पे जो होम पे जाके जो आता है उसमें स्टूडेंट सर्विसेज में आप जाएं, और तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैं देखिए स्टूडेंट सर्विसेज में आया हूँ। तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन में जाके तो अपने कोर्सेज कम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक और बता दूँ, अगर आप कोर्सेज कम करेंगे, 6, अगर आपके मास्टर में 6 हैं और उसको आप 3 कर दोगे तो उसका आपको नुकसान ये होगा कि वो 2 सेमेस्टर में अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप दो सेमेस्टर कह रहा हूँ, सॉरी, अगर मास्टर है तो 4 सेमेस्टर लगेंगे, एक सेमेस्टर 6 महीने का है, तो 4 सेमेस्टर 2 साल के हो जाएंगे, तो 2 साल के अंदर आप फिर कंप्लीट नहीं कर सकोगे। क्योंकि देखिए 2 सब्जेक्ट के अंदर आपने एक लिमिट होती है, 24 सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, और हर सब्जेक्ट की लिमिट होती है 6 से ज़्यादा या 7 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो अगर आपने पहले सब्जेक्ट में भी 3 रख लिए, पहले सेमेस्टर में भी, दूसरे सेमेस्टर में भी 3 रख लिए, तो फिर अब आप देख लें आपके सब्जेक्ट पूरे 2 साल में फिर आपको कम से कम 3, 2.5 या 3 साल लग जाएंगे। तो अब आप देख लें कि अगर आप मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट कम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर्स सिलेक्शन भी अपनी मर्जी करेंगे तो फिर आप, अगर आपकी कोई पोजीशन आती है, मेरिट की पोजीशन आती है, तो फिर आपको वो जो स्कॉलरशिप्स वगैरह जो देंगे, मेरिट वगैरह, वो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपने कोर्स सिलेक्शन जो सी है वो कोर्स सिलेक्शन जो सी है वो अगर आपने अपनी मर्जी की हुई है, कम की हुई है। अगर आपने स्टैंडर्ड जो से कोर्सेज है वही लेके चलेंगे तो देन आपकी जो मेरिट स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा, मेरिट में अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो वो आपको मिलेगा। अदरवाइज
जो ज़्यादा जॉब मतलब उनका ज़्यादा बर्डन है तो वो कम भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन है उनके पास। लेकिन अगर ऑप्शन ये है तो उनका फिर नुकसान ये होगा कि वो 2 साल में फिर कंप्लीट नहीं करेंगे। 2 साल की डिग्री अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं कर सकेंगे तो एक सेमेस्टर बढ़ जाएगा, वो उनके ऊपर होगा कि कितने कितने सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए। तो लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास कि आप कोर्स सिलेक्शन में जाके अपने इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको सामने ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ये आपका वो कोर्स सिलेक्शन मैंने की हुई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आए हैं कि पहले सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं, तो आपने इसके हिसाब से करनी होती है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल तीसरे सेमेस्टर के 3 थे तो मैंने 3 पे कर ली, क्योंकि ये तो स्पेशलाइजेशन एमएस में, तो मैंने इसलिए इस पर टिक नहीं किया। तो 3 पे ठीक है, आपने कम करना है तो आप इस पर अनचेक कर लो। अनचेक करके आप सेफ सिलेक्शन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने कितनी सिलेक्शन की करनी, ठीक है। तो मैं दोबारा से सर्विसेज में आ जाता हूँ। अच्छा, ऐसे जैसे डिजिटल लाइब्रेरी को आपने इस पर क्लिक करेंगे तो कोई आपने बुक वगैरह सर्च करें, स्टूडेंट हैंडबुक है, स्टूडेंट हैंडबुक पे यही सारी चीज़ें बताई जाएगा। हाँ, ये देखिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट्स देखिए जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि वो नीडी हैं, ठीक है, और वो जो उनसे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे क्लिक करें। यहाँ पे फॉर्म वगैरह होगा, अभी तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप स्टार्ट, अभी उसका फॉर्म नहीं एक्टिव होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख लें, यहाँ पे आपने इसको सारा फिल करना है, ठीक है। सारा फिल करके अब आपने देखें सेल्फ सपोर्टेड है, फुल करते हैं या फैमिली आपको सपोर्ट करती है, इसमें सारा आपने अपनी डिटेल डालनी है। डिटेल डाल के अपने बिल वगैरह की सारी डिटेल आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 रेफरेंस आपने देने हैं, यहाँ पे जो आपके क्लोज हों और वो अब आपको मतलब ये कि आपको जानते हो, ठीक है। वो वीडियो वाले उनको कॉल करके पूछते भी हैं कि भाई आप रेलिवेंट हैं, वाकई ये नीडी है नहीं है। 2 रेफरेंस आपने यहाँ पे देने होते हैं और उसके बाद आपने सबमिट करवा देनी होती है। इसका टाइम होता है नीड में स्कॉलरशिप, एक टाइम होता है कि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर अंदर आपने करना होता है, ठीक है। तो अपने कैंपस वालों से पूछ सकते हो कि नीड में स्कॉलरशिप कब हो रही है, तो वो फिर आपको बता देंगे। फिर आप जब सबमिट कर दोगे तो फिर आपका क्या है, जो फीस होती है वो फीस में से कमी कर देते हैं काफ़ी हद तक। उनके पास फिर जितना एप्लीकेशन आती है उसके हिसाब से वो करते हैं, तो वो देखते हैं अगर आप वाकई नीडी हो तो वो फिर आपकी फ़ीस वगैरह कम कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी रिफंड है। ये सिक्योरिटी रिफंड उस वक्त होती है जब आपका सेमेस्टर, क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो सिक्योरिटी देते हो, बाद में आप रिफंड करवा सकते हो अगर आपने रिफंड जब आप आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद होता है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मेक योर डेट शीट। अब ये मेक योर डेट शीट ये होता है कि आप जब वीयू में एडमिशन लेते हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो अब आप यहाँ पे डेट शीट खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि अब जब चाहो जब दिल किया जब मैं पेपर देना चाहता हूँ तो अपनी डेट शीट बना ली, ऐसे नहीं होता। जब आपके जिस तरह आपको बताया गया, जब आपके मिड टर्म के 22 लेक्चर और फाइनल टर्म के 45 लेक्चर जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, देन आपके नोटिस बोर्ड के ऊपर याद आएगा कि अपनी डेट शीट बनाएं, और ये भी टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अंदर आपने डेट शीट बनानी होती है। तो जब आप मेक योर डेट शीट के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है, अभी तो फिलहाल ओपन नहीं होगा, देखिए अब आपने यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना देता हूँ, अब नहीं हो रहा। क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है, अभी तो पेपर, अभी तो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई तो पेपर कैसे हो रहे हैं। तो जब आप नहीं, अभी लॉगिन ही होगा, लेकिन जब आपको ये कहेंगे कि लॉगिन करना चाहें, ठीक है, जब आपको आ जाएगा कि 22 लेक्चर आपके मिड टर्म कंप्लीट हो जाएंगे या फाइन टर्म के 45, तो फिर आपका नोटिस बोर्ड पे आ जाता है कि अब आप अपनी डेट शीट बनाएं। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने पेज ओपन हो, सबसे पहले आप वहाँ पे अपनी सिटी चूज़ करना है कि किस शहर में आप देना चाहते हैं, ठीक है। वो सिटी चूज़ करने के बाद फिर आपसे वो पूछेगा कौन से कैंपस में देना चाहते हैं, कैंपस करके फिर आपके पास क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है। वो उसमें टाइम में आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 12 दिन है, इन 12 दिन के अंदर अंदर आपके पेपर, उन 12 दिन को आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं कि मैं मंडे को 2 पेपर कर लेता हूँ, संडे को 1 पेपर कर लेता हूँ, थर्सडे को 1 पेपर कर लेता हूँ। और ये भी उस वक्त होता है अपनी मर्जी का बना सकते हैं जब आप शुरू शुरू में बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेट शीट का लिंक ओपन हो गया और आपने 6 दिन या 7 दिन नहीं बनाया और 8वें दिन आप आए हो, तो फिर क्या होता है, फिर सीटें लिमिटेड होती है, वो सीटें जब फिल होती हैं फिर आखिर में आपको वही डेट शीट बनानी पड़ती है जहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगर आप शुरू में बनाओगे तो सारी बात है लाजमी बात है, शुरू अभी भी लिंक ओपन हुआ है, मतलब 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले 2 दिन पहले लिंक ओपन हुआ, तो फिर क्या सीट्स अवेलेबल होती है, आप अपनी मर्जी से डेट शीट को एडजस्ट कर सकते हो। दिन वही होते हैं 10 से 12 दिन के अंदर अंदर, ये नहीं होता कि जब मर्जी किया पेपर दे दी जब मर्जी किया, इस तरह नहीं होता। पेपर जो होते हैं तो वो टाइम देते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे अब ये जो पेपर क्लासेस स्टार्ट होगी, लेकिन हमारे ये पेपर होंगे जून में, तो जून में हमें वो बता देंगे कि 5 जून से लेकर 15 जून के दरमियान पेपर है। तो 5 से 15 के दरमियान हम पेपर को खुद एडजस्ट कर सकते हैं कि किस कौन से दिन हमने कितने, एक पेपर एडजस्ट करना है या 2 पेपर एडजस्ट करने हैं या 2 छुट्टियाँ रखनी है, वो शुरू में कर सकते। लेकिन अगर हम लिंक ओपन होने के बाद अगर हम बाद में एडजस्ट करेंगे तो सीट्स अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर हमें फिर जहाँ जहाँ अवेलेबल होंगी हमें फिर उसी तरह जो है पेपर डेट शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अच्छा उसके बाद क्या होता है, ये अब आपको कोई एडिशनल कॉपी स्टॉक जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके लिए अप्लाई फॉर डिग्री, ये भी बात की बात है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके लिए पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट के लिए आप अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर। ये सब होता है कि अब आपने पेपर दिया मिड टर्म या फाइनल टाइम का, ठीक है, उसके बाद जनाब पता चला कि वो तो आप कहते हो कि नहीं पेपर मेरा ठीक हुआ था, नंबर थोड़े लगे, तो आप रीचेक करवा सकते हैं। ये रीचेक कहना नहीं चाहिए, मैंने भी रीचेक कर, ये रिकाउंटिंग होना चाहिए। रीचेक वो नहीं करते, अगर पेपर सवाल कोई मिस हो गया कुछ हो कोई नहीं मानते। हाँ वो कहते हैं कि अगर आपके नंबर काउंटिंग में पेपर आपको रीचेक करोगे 500 रुपया वो लेंगे, 500 रुपया आप जमा कराओगे, उसके बाद आपको वो पेपर सारा आपको दिखा देंगे वीडियो वाले, यहीं पे इसी के अंदर एक लिंक आ जाता है, उसके अंदर सारा आ जाता है कि यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पेपर डाउनलोड करके आप सारे देख सकते हो टीचर ने कौन से क्वेश्चन के कितने नंबर दिए। लेकिन आप वीडियो को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा सवाल क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, तो टीचर ने मुझे नंबर कम दिए, ये आप क्लेम नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ ये क्लेम कर सकते हो कि टीचर ने नंबर लगाए थे 5, 5 सब 5 लाए थे, लेकिन वो जनाब उन्होंने काउंट नहीं किए, तो काउंट नहीं किया तो वो आपकी सिर्फ ये बात मानेंगे। ये बात कभी भी नहीं मानेंगे कि ये जी क्वेश्चन चेक हुआ है इसमें नंबर कम है दिए हैं ज़्यादा दिए हैं, इसको बिल्कुल वो कंसिडर नहीं करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था, पेपर भी ठीक था, क्वेश्चन भी वो ठीक था, वो कहीं उन्होंने 3 नंबर लगाने तो 0.3 लगा दिए, तो उन्होंने 0.3 ही कंसिडर किया, उसको 3 नहीं माना, इस हद तक नहीं माना। और मेरा क्वेश्चन बिल्कुल पैट था, तो वो रीचेकिंग का मतलब होता है रिकाउंटिंग करते हैं वो, कि जी जो क्वेश्चन नंबर उन्होंने लगाए हैं वो नंबर कहीं जमा करने में वो नंबर कहीं रह गए। मतलब 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन चेक हुआ, हर क्वेश्चन के 5-5 नंबर दिए, तो 25 नंबर टोटल बने, तो एक क्वेश्चन के फॉर एग्जांपल नंबर नहीं लगा तो 20 आपके नंबर आए 25 में से, तो वो कहेंगे कि सर ये देखिए इस क्वेश्चन के नंबर जो से उन्होंने 5 नंबर दिए थे लेकिन इनको काउंट नहीं किया, तो सिर्फ ये बात आपकी वो मानेंगे। अदरवाइज और रीचेकिंग पेपर में और कोई चीज़ वो चेक नहीं करते। ठीक है, तो आप रीचेक करवा सकते हो, खैर रिकाउंटिंग में भी हो सकता है कोई मसला। ये अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग ऑफ पेपर। अच्छा ये क्या, ये इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने डेट शीट बनाए, अपने पेपर दे दिए, या पेपर आपने देना था आप और आप टाइम पे नहीं पहुंच सके। अब वीडियो में ये होता है कि अगर आप पेपर देने गए हो तो 15 मिनट का टाइम, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर स्टार्ट होना था 10 बजे, अब 10 बज के 15 मिनट तक आप लॉग इन कर सकते हो। 10 बज के 16 मिनट अगर हो गए तो आप पेपर में लॉग इन नहीं कर सकते, कैंपस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, उनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो उसमें ये होता है कि पेपर रह जाता है। ठीक है, अगर आपका पेपर रह जाए, आप बीमार थे या किसी वजह से आप कैंपस नहीं पहुंच सके, कोई अगर आपने पेपर नहीं दे सके तो उसका ये अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग का पेपर की ऑप्शन होता है कि जब आप पेपर खत्म हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइनल पेपर में फाइनल टर्म जब मिड टर्म के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं 5 जून से 15 जून के दरमियान, आप 5 जून से अब आपका फॉर एग्जाम्पल 10 जून को पेपर था, आप पेपर नहीं दे सके, जब पेपर जब खत्म हो जाएंगे, फॉर 15 जून को पेपर खत्म हो जाते हैं, 15 जून को पेपर खत्म हो गए, उसके बाद जो सा है 2 या 3 दिन के बाद वो दोबारा आपसे पेपर ले लेंगे और वो पेपर जो सा है वो दोबारा आप दे सकते हैं। तो रीस्केड्यूलिंग पेपर का ये मतलब, जब भी पेपर अब आपको कोई मिस हो तो इसकी फ़ीस होती है 2,000 रुपये मेरे ख्याल में फ़ीस है। अगर आपका पेपर मिस हो तो उससे अगले दिन अब रिस्क अप्लाई फॉर रिस्क पेपर में जाके जो आपका पेपर मिस हुआ है उस पर रेडियो बटन दोबारा होता है, उसको सबमिट कर देंगे, तो 2,000 का वोचर जनरेट हो जाएगा, 2,000 का प्रिंट निकाल के इसी अकाउंट बुक के अंदर आ जाएगा, और 2,000 का प्रिंट निकाल के आप या इजी पैसा में जाके जमा कराओगे, और जब HBL में जाके जहाँ भी आपने फ़ीस जमा करा तो फ़ीस जमा कराओगे, तो वो आपका उसी डेट शीट जहाँ से आप निकालते हो, ठीक है, तो डेट शीट के लिंक यहीं डेट शीट के अंदर आईडी और पासवर्ड दोगे तो उसके अंदर पुरानी वाली डेट शीट उसी के अंदर वो अपडेट कर देते, उसके अंदर आपका पेपर एक नया शामिल कर देते, और वो पेपर होता है जब आपके पेपर ख़त्म हो जाते हैं उसके 1 या 2 दिन के बाद वो आपका पेपर दोबारा ले लेते हैं। अच्छा ये अब है ओवरसीज एग्जामिनेशन से, अब जो लोग बाहर रहते हैं या बाहर करते हैं उनके लिए ये सिस्टम है कि वो बाहर से बैठ के पेपर दे सकते हैं। मैंने खुद सऊदी अरब में बैठ के एक दफ़ा पेपर दिया था, बहुत अच्छा इनका सिस्टम है, बहुत प्यारा है, आप आसानी से वहाँ बैठ के पेपर दे सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद एडमिशन विड्रॉल रिक्वेस्ट, अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो एडमिशन तो ये चेंज कैंपस रिक्वेस्ट, अगर आप कैंपस चेंज करना चाहते हो उसके लिए है ये।
ये है कंटिन्यूस फ्रॉम 2, या जो BSc कंप्यूटर साइंस 2 साल में लेते हैं उसको BS4 ईयर में करना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन है। क्रेडिट ट्रांसफ़र का ये ऑप्शन है कि किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं। डुप्लीकेट ID कार्ड है, कार्ड बना के देते हैं वीयू का, उसका डुप्लीकेट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट NOC है वो लेना है। पिक्चर प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, परफॉर्मा फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए है। री एडमिशन रिक्वेस्ट है। सेमेस्टर फ्रीज कराना चाहते हो आप, ठीक है, सेमेस्टर अनफ्रीज कराना चाहते हो। सेमेस्टर फ्रीज की भी 3,000 फीस होती है। सेमेस्टर फ्रीज करा सेमेस्टर फ्रीज टाइम अगर आपने 3,000 तो एक ही फीस है दोनों के लिए, ठीक है। तो स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन, अगर आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट करना चाहते हो तो स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैसे ऐसे ऐसे काम है कि जो आम यूनिवर्सिटी में पता नहीं कितना भागना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कितनी आसानी से कर सकते हैं। ये माई स्टडी स्कीम है, इस पर आप जाएंगे तो आपकी सारी स्टडी स्कीम आ जाएगी कि आपकी MCS है या MIT है या कंप्यूटर साइंस है या MBA है, तो कोई भी है तो उसमें स्टडी स्कीम में जो जो सब्जेक्ट्स हैं सारे उसमें आ रहे होंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट CGPA कैलकुलेट करने का तरीका है। प्रोजेक्ट फी वोचर है, आपके थ्री वहाँ पर की फ़ीस बनेगी। ये जनरल इन्फॉर्मेशन हाउ टू यूज़ LMS के बारे में है, ये जो मैं आपको बताया इस तरह हाउ टू यूज़ एग्जाम सॉफ्टवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर ऑल की एक इन्फॉर्मेशन है, जो ये MS वर्ड वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन है सारी। अच्छा, ये अब आपको सारे बता दिए। अब मैंने आपको एक बताया था कि अगर आपके असाइनमेंट्स में कम नंबर आ जाएँ, ये मैंने आपको बताया था ना, असाइनमेंट्स में अगर आपके नंबर कम आ जाए, क्योंकि असाइनमेंट्स जो चेक होती है उसके सारे आए होते हैं। आपको जो असाइनमेंट्स होती है ना सारी, वो असाइनमेंट दिखाते हैं कि आपके कहाँ कहाँ नंबर कटे हैं, कहाँ कहाँ नंबर आपके कम आए। इसी असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जब आप अपलोड करते हो तो जहाँ पे आपके नंबर आते हैं बिल्कुल उसी के ऊपर एक ऑप्शन बना होता है डाउनलोड का। यहाँ पे अब नहीं बना हुआ, वहाँ पे ऑप्शन बना होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि आप आपके असाइनमेंट्स के नंबर, आपके असाइनमेंट बिल्कुल ठीक थे, कम नंबर है, तो आप वीयू को ईमेल करोगे, लेकिन आपको रिस्पांस हमेशा उस वक्त मिलेगा जब आप अपनी वीयू की अपनी ईमेल से करोगे तब। अच्छा, वो ईमेल कैसे ओपन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप किसको करनी है वो आप जिस सब्जेक्ट में आपको मसला है उस सब्जेक्ट की कोर्स वेबसाइट में जाओ और जहाँ पे उसका ईमेल पड़ा होगा इसको आप ईमेल करो। अच्छा, अब ओपन कैसे करनी है मेल, आप मेल पे जाके क्लिक करोगे तो ये अब आपके सामने मेल ओपन हो जाएगी। ये शायद मेरा भी नेटवर्क स्लो है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि उसी मेल पे जाके आपको जो वीयू की तरफ से मेल मिला वो आपका आईडी ही आपकी मेल होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है अपने LMS में, मेल पे जाएंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल वही आपका आईडी ही है, जो आपकी आईडी होती है ना वही आपकी ईमेल होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी आईडी है तो यही मेरी ईमेल एड्रेस है। क्या है मेरी, ठीक है, नेक्स्ट करें। यहाँ पे अपनी आईडी लिख लिया आपने, ठीक है, वही अपनी आईडी ही लिखनी है और यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड, कितना पासवर्ड लिख सकते आप, इसका पासवर्ड भी याद नहीं है। अब इसका पासवर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगी और इसी ईमेल से अब आपने फिर इसको ईमेल करनी है इनको, ठीक है, कि जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आपका जो पासवर्ड होगा वो जो आपको वीयू की तरफ से इन्वेलप में जब आपको एडमिशन लेते हो तो आपके घर में भी आता है, TCS आता है। अगर आपके घर में नहीं आया तो आपकी जो ईमेल आपने दी थी एडमिशन टाइम उस ईमेल के ऊपर भी आपका ये पासवर्ड आया हुआ, तो वो पासवर्ड यहाँ पे आप जब एंटर करेंगे और बाद में नेक्स्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो वीयू की ईमेल है, ये जो आपकी वीयू की ईमेल है MS1 जो भी आपका ID @VU.edu.pk, ये ईमेल ओपन हो जाएगी और फिर इस ईमेल से अब आपने वीडियो के इंस्ट्रक्टर को मतलब ये है कि वो ईमेल करनी है और सारा कुछ करना है, ठीक है। तो ये है जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। तो ये जो मैंने आप कमेंट्स करके भी जौन सा मुझसे पूछ सकते हो। ये मैं वीडियो आप देख रहे हो, इसके कमेंट्स में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए, ठीक है। तो आप अगर आप, मैं कोशिश तो की है कि तकरीबन हर चीज़ को एक्सप्लेन कर लूँ। तो अ, ये मैं आपको बताया, इससे आप फ़ायदा उठाएं और बहुत शुक्रिया। अब आपने कि आपने ये मेरी वीडियो देखी, थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़।